इससे तो यही साबित होता है कि अब भूमिहारों के पास कोई नेता नहीं रहा, या अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए आज लालू जी उनके लिए प्रासंगिक हो गए। कांग्रेस के पास नेताओं का घोर अभाव है, यह तो सर्वविदित हो गया है। और आज कांग्रेस इतनी शरणागत हो जाएगी, इसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस घमंडिया गठबंधन से ना तो बिहार का भला होना है, ना देश का भला होना है। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, अरे अपने प्रदेश में ही प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, अपने प्रदेश में ही उनकी हालात जो है अच्छी नहीं है और खुद से शरणागत हो गए हैं। वो खुद भी कहते हैं कि अगला जो हमारा नेता है वो तेजस्वी यादव जी हैं। तो ये तो मान लिए हैं कि ना नीतीश कुमार जी अब नेता रहे और ना उनके पार्टी में अब आगे अगली सेकेंड लाइन कोई नेता है की लाइन है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज सुबह से ही राजनीतिक गलियारों में एक विशेष प्रकार की चर्चा है। आज बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू जी की जयंती है, 136वीं जयंती आज कांग्रेस पार्टी सदाकत आश्रम में मना रहा है। और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है कि लालू प्रसाद यादव जी इसके उद्घाटनकर्ता के रूप में उस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने इस पर कटाक्ष भी किया है, जहां प्रमोद चंद्रवंशी जी ने कहा है कि सदाकत आश्रम जैसे छोटे से स्पेस में श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाना ही उनको अपने आप में अपमानित करना है। इस प्रकार भाजपा लालू यादव के वहां जाने पर, सजायात्ता लालू के वहां जाने पर इस प्रकार की वाक्य का भी शब्दों का चयन कर रही है भाजपा। और अभी हमारे साथ इस कार्यक्रम को, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका। सर, लालू प्रसाद यादव आज कांग्रेस के कार्यक्रम में मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लालू प्रसाद यादव अब क्या मतलब भूमिहारों के नेता के रूप में जाने जाएंगे? इससे तो यही साबित होता है कि अब भूमिहारों के पास कोई नेता नहीं रहा, या अपने स्वार्थ की प्रतिपूर्ति के लिए आज लालू जी उनके लिए प्रासंगिक हो गए हैं। क्या बिहार की जनता ये भूल पाएगी कि भूरा बाल साफ करो? यही लालू जी ने कहा था कभी कि भूरा बाल साफ करो। आज अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, अपने प्रदेश कार्यालय में किसी को अध्यक्षता के लिए अगर बुला रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पे, उद्घाटनकर्ता के तौर पे, तो मैं समझता हूं कि लालू जी की प्रासंगिकता तो निश्चित तौर पे बढ़ गई है, अखिलेश जी का महत्व कहीं ना कहीं घट गया है। कांग्रेस के पास नेताओं का घोर अभाव है, यह तो सर्वविदित हो गया है। और आज कांग्रेस इतनी शरणागत हो जाएगी, इसकी किसी ने कोई कल्पना नहीं की थी। और नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम में पूछना तक नहीं। देखिए, गठबंधन के अंदर, मैं तो लगातार कहता हूं कि गठबंधन के अंदर बहुत कुछ अंदर खाने में बहुत अच्छा नहीं है, और यह उसका स्पष्ट ज्वलंत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है कि एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कांग्रेस के लिए अप्रासंगिक हो गए हैं और वहीं लालू जी प्रासंगिक हो गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि निजी स्वार्थों की पराकाष्ठा कितनी बढ़ी हुई है। अभी निजी स्वार्थों की प्रतिपूर्ति के लिए कोई भी जहर पीने के लिए तैयार है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस घमंडिया गठबंधन से ना तो बिहार का भला होना है, ना देश का भला होना है। नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें अपने 5 प्रत्याशी उतारते हैं, अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी उतारते हैं कांग्रेस के खिलाफ, तो मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं कि इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है वो क्या अब मतलब आगे नहीं बढ़ पाएगा, या फिर कुछ और बड़ा कुछ चर्चा चल रहा है कि नीतीश कुमार जी फिर से एनडीए के घटक हो सकते हैं? यही कहावत है एक ठो कि घोड़ा नाल ठोका रहा था, वहाँ जो है मेढक भी आके नाल ठोकवाने लगा, जान से चला गया। दुर्भाग्य है। अरे कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में है। अगर वो दावेदारी मध्य प्रदेश में कर रहा है तो स्वाभाविक है। लेकिन अब माननीय नीतीश कुमार जी, अरे अपने प्रदेश में ही प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, अपने प्रदेश में ही उनकी हालात जो है अच्छी नहीं है और खुद से शरणागत हो गए हैं। वो खुद भी कहते हैं कि अगला जो हमारा नेता है वो तेजस्वी यादव जी हैं। तो ये तो मान लिए हैं कि ना नीतीश कुमार जी अब नेता रहे और ना उनके पार्टी में अब आगे अगली सेकेंड लाइन कोई नेता है की लाइन है। तो अब बताइए कि जिसका बिहार में ही कोई वजूद नहीं है,
वो मध्य प्रदेश में और देश के अन्य प्रदेशों में अपना वजूद खोजता चल रहा है, तो दुर्भाग्य की बात है। आप तो देखे हैं 2020 में नीतीश कुमार जी का क्या हश्र हुआ है। बिहार की जनता ने उन्हें तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में स्थापित करने का काम किया, बावजूद तिकड़म करके जुगाड़ तंत्र से वो बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। कम संख्या के आधार पर भी वो राजनीतिक बार्गेन के माहिर हैं, और सोशल इंजीनियर के तो अब कहना ही नहीं है, उनका कोई दूसरा पर्याय हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये सब जुगाड़ तंत्र और सोशल इंजीनियरिंग अब पूरा बिहार की जनता जान चुकी है। अब इनका कहीं कोई वजूद नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पार्टी का नामो निशान नहीं बचेगा। लेकिन राजेश जी, नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक मंच से मोतिहारी से नरेंद्र मोदी की तारीफ की, भाजपा नेताओं को कहा कि हम जब तक जिएंगे तब तक आपसे संबंध रहेगा। उसके बाद फिर रावण दहन के जो कार्यक्रम हो रहा था गांधी मैदान में, उसमें देखा गया कि रविशंकर प्रसाद जी को आगे बुलाया उन्होंने, मुख्यमंत्री ने खुद आगे किया। तो इन सभी बातों से आपको क्या लगता है? और दूसरी तरफ जो इनके प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जो काफ़ी बढ़ चढ़ के बोलते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोलते हैं, उनकी जाति पर भी सवाल उठाते हैं, तो आज उन्होंने बड़ा आरोप फिर से लगा दिया है कि वीर सावरकर वीर सावरकर के द्वारा संपादित एक पत्रिका थी अग्रणी करके 1948 में, उसमें महात्मा गांधी को रावण बताया गया है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, नीरज कुमार जी जहर उगलने के लिए जाने जाते हैं, वो जहर के पर्याय हैं। जितना विषैला बयान देकर वो अपनी लोकप्रियता सस्ती लोकप्रियता जो है बिहार के लोगों पर भजाना चाहते हैं, वो नहीं चलेगा। कब किसने क्या कहा, नीरज कुमार जी को आज क्यों याद आ रही है? जब गठबंधन में रहते हैं तो सबसे अच्छे मोदी जी हो जाते हैं, जब लालू जी से लतार पड़ती है तो मोदी जी के साथ जाके फोटो सेशन कराते हैं। अरे भाई, बार्गेनिंग कितना कीजिएगा? विश्वसनीयता तो अब रही नहीं। आपने इतनी पलटी मारी है बिहार की जनता के सामने कि अब आपकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आप लड़ते किसी और के साथ हैं, सरकार बनाते किसी और के साथ हैं, और गठबंधन कहीं और रखते हैं। तो ये ठगबंधन अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। बिहार की जनता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि आपको अब बिहार से बिल्कुल ही फुर्सत में कर देना है। राजेश जी, एक अंतिम सवाल है, वैसे तो ये पारिवारिक सवाल का है, लेकिन राजनीतिक भी चर्चाएं इसमें है कि साधु पासवान, जो कि चिराग पासवान जी के भनोई लगते हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया चिराग पासवान पे। एक तो वो शुरू से ही कहते हैं कि ये मतलब दलित के लिए कुछ किया नहीं है, दलित समाज जो है, पासवान समाज उपेक्षित है, चिराग पासवान उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे थे, इस तरह के कई आरोप लगा। और अभी उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि रामविलास पासवान की मूर्ति उनके आवास से आखिर किसने फेंकवाई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो मूर्ति थी वहाँ से किसने हटवाया? अगर बीजेपी के हटवाया तो बीजेपी के किस नेता ने हटवाया, उसका नाम सार्वजनिक करें, या चिराग पासवान खुद ने अपने पिताजी की मूर्ति तोड़वाई? तो इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, चिराग जी के बारे में कहना, और मैं समझता हूं कि सूरज को दिया दिखाना बराबर है। साधु जी क्या कहते हैं, साधु जी क्या नहीं कहते हैं, हम लोग उनका विशेष संज्ञान नहीं लेते हैं। वो आदरणीय हैं, संबंधी हैं, और वो किन परिस्थितियों में उन्होंने क्या कहा, हम लोग उनका संज्ञान नहीं लेते हैं। देखिए, वो किसी से अभी प्रेरित हैं, कहीं से निर्देशित हो रहे हैं, और जिन लोगों ने अपने सत्ता सुख के लिए, सत्ता के सिंहासन के लिए परिवार को बांटा, पार्टी को बांटा, मैं समझता हूं कि उनके आदेश और निर्देश का वो पालन करते हुए इन सब बातों को कह रहे हैं। आने वाले भविष्य में बिहार की जनता खुद ही तय कर देगी। और दलितों के लिए क्या किए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों के हस्ताक्षर हैं, दलित राजनीति के अविस्मरणीय अध्याय हैं। ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि देश के दूसरे अंबेडकर के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया है। चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संसद में प्रतिमा लगाने की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे दलितों के लगातार समस्याओं को लेकर संसद और सड़क में मुखर रहने की बात हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अकेले एक नेता थे जिन्होंने दलितों की आवाज़ बनकर संसद से सड़क तक आवाज़ उनकी बुलंद की है। लेकिन राजेश जी, चर्चा तो ये भी चल रही है ना कि साधु पासवान जी की जो पत्नी है वो भी तो रामविलास पासवान की पुत्री हैं, तो हाजीपुर से क्यों नहीं वो चुनाव लड़े? बिल्कुल, कोई भी कहीं से लड़ सकता है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में किसी को कोई मना नहीं है, लेकिन कौन लड़ा रहा है, परिवार को आखिर लड़ाने के पीछे कौन है?
ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, चाचा जी ने अपने सत्ता के सिंहासन के लिए, सत्ता सुख के लिए परिवार को दरकिनार करते हुए आज परिवार को खंड खंड में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पारिवारिक जो संबंध है वो कमज़ोर पड़ेंगे और ऐसी स्थिति बन पाएगी कभी। तो देखा आपने किस प्रकार से लोजपा रामविलास के जो प्रवक्ता हैं प्रदेश के, राजेश भट्ट जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया और किस प्रकार से नीरज सिंह ने जो बयानबाजियां की उसको भाजपा और लोजपा दोनों ने मतलब निंदनीय बताया है और तमाम सवालों के जो जवाब राजेश भट्ट जी ने दिए हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।